नमस्कार मित्रों, इम्फान आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में संसद पढ़ेंगे, पार्लियामेंट, और इसमें जो है अनुच्छेद 79 से 88 तक पढ़ेंगे। तो इसके पहले राष्ट्रपति में हमने 52 से 62 तक पढ़ा था और 63 से लेकर 78 तक हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग संसद अर्थात पार्लियामेंट पढ़ेंगे 79 से 88 तक। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पार्लियामेंट, संसद, आर्टिकल 79 से 88 तक। तो अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है कि संसद का गठन कैसे होता है, आगे बताएंगे। 80 में राज्यसभा की संरचना है। 81 में लोकसभा की संरचना है, मतलब लोकसभा में कितने मेंबर से मिलकर बना होता है, राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेश। 82वें में है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83वें में है सदन के सदनों की अवधि, मतलब जो संसद के सदनों की अवधि, तो संसद के जो सदन होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। 84 में है संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएं, क्या क्या योग्यताएं, अहर्ताएं होनी चाहिए। 85 में है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की शक्ति, राष्ट्रपति को भी है। अनुच्छेद 86 में सदनों के अभिभाषण, उनको संदेश भेजने की राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का एक विशेष अभिभाषण होता है। और लास्ट में है अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार, उनके भी कुछ अधिकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मतलब एक होता है लोकसभा, एक होगा राज्यसभा और एक होगा राष्ट्रपति। तो संसद जो होता 3 अंग है, संसद के 3 अंग हैं। लोकसभा को निचला सदन, लोअर कमेटी। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है उस राज्य और संघ से होता है, लेकिन लोकसभा में भारत की जनता डायरेक्ट चुनाव होता है, तो इसमें भारत की जनता प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रपति भले ही संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह संसद का एक अभिन्न अंग है। इस मामले में भारत की संसद ब्रिटेन की संसद के समान है। तो कई बार पूछा गया है कि संसद के कितने भाग हैं, तो संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये हो गया अनुच्छेद 79। अगला है राज्यसभा की संरचना, जो कि अनुच्छेद 80 में दिया गया है। तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 238 जो होते हैं वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा कला क्षेत्र, विज्ञान, विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को मनोनीत किया जाता है। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, मतलब मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में है कितने, 245, जिसमें 229 राज्यों का, जबकि 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। मतलब हो सकता है 250, जिसमें 238 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि प्लस 12 जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, लेकिन वर्तमान में है किसने, 245, जिसमें 229 राज्यों का, जबकि 4 संघ राज्य क्षेत्रों का और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला है अनुच्छेद 81, जिसमें लोकसभा की संरचना की बात की गई है। तो लोकसभा में मैक्सिमम जो सदस्य हो सकते हैं वो 552 हो सकते हैं, जिसमें 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति नामित किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान से संबंधित लोगों को नामित करता है राज्यसभा में, वैसे 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किया जाता है। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिनमें 530 तो राज्यों से हैं, लेकिन संघ में 7 कम है। तो 13 जो है संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं और 2
एंग्लो इंडियन समुदाय से आते हैं। मतलब 552 हो सकते हैं, लेकिन 545 में 7 कम क्यों है? क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व जो होते हैं वो 7 कम हैं, इसीलिए टोटल 545 होता है। अगला है अनुच्छेद 82। तो इसमें कहा जाता है कि प्रत्येक जनगणना, मतलब जनगणना होगी और जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन किया जाता है। राज्यों में लोकसभा में स्थानों का आवंटन किया जाता है और प्रत्येक राज्य का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 82 में दिया गया है। अनुच्छेद 83 में कहा गया कि राज्य एक स्थायी संस्था है, अर्थात यह सदैव निरंतर चलने वाली संस्था है। अनुच्छेद 83 में देखिए क्या दिया गया। अनुच्छेद 83 में कहा कि संसद के सदनों की अवधि, मतलब संसद के जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी अवधि क्या होगी? तो राज्यसभा तो एक स्थायी परमानेंट संस्था है, ये सदैव निरंतर चलने वाली संस्था है, तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। इसके 2/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं, हालांकि इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जबकि लोकसभा एक टेम्पोररी संस्था है, अस्थायी संस्था है, जो चुनाव के पश्चात प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक चलता है। तो लोकसभा का अपना एक निश्चित कार्यकाल होता है, लगभग 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। अनुच्छेद 84 में संसद के जो सदस्य हैं उनकी अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं। तो क्या योग्यताएं हैं, अर्हताएं हैं कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु और लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। तीसरा, उसके पास ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा निर्धारित हो। और चौथा है कि वह केंद्र या राज्य के किसी सरकारी लाभ के पद पर आसीन न हो। तो ये उनके लिए अर्हताएं और योग्यताएं हैं। अब अनुच्छेद 84 तो हो ही गया। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की शक्ति है। तो कहा जाता है कि संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर समन जारी करता है। संसद दोनों सत्रों के बीच अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होने चाहिए। संसद के जो दोनों सत्र के बीच जो अंतराल होना चाहिए वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के जो सत्र होते हैं मुख्यतः 3 होते हैं। पहला होता है बजट सत्र। जो बजट सत्र होता है वो फरवरी से मई के बीच में होता है, फरवरी से मई के बीच में। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच में होता है, जुलाई से सितंबर। उसके बाद तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर। तो ये 3 सत्र होते हैं संसद के। एक सत्र के अवसान और दूसरे के प्रारंभ होने के मध्य को समयावधि को अवकाश कहते हैं। अब सत्रावसान क्या है? जैसे पीठासीन जो अधिकारी होता है, अध्यक्ष या सभापति, लोकसभा या राज्यसभा जो भी हो, सदन के सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है। कुछ दिन बाद राष्ट्रपति जो होता है सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान भी कर सकता है, मतलब सत्र का जो अवसान है वो भी राष्ट्रपति बीच में कर सकता है। अगला शब्द यूज किया गया है विघटन। तो सत्र सत्रावसान हो गया, अगला है विघटन। तो राज्यसभा का तो स्थायी होता है, उसका कभी विघटन नहीं होता, लेकिन लोकसभा का विघटन होता है। कहा जाता है कि इसका विघटन पुनर्गठन, मतलब इसका पुनर्गठन चुनाव के बाद होता है। और इसका जो विघटन होता है या तो वो स्वयं विघटित हो जाए, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, राष्ट्रपति आपातकाल के लिए भी बढ़ाया जाए, उसके बाद यह विघटित हो जाए। दूसरा, जब राष्ट्रपति सदन के लिए विघटित करने का निर्णय ले, मतलब या तो ये स्वयं विघटित हो जाए या राष्ट्रपति सदन के लिए विघटित करने का निर्णय ले तभी लोकसभा विघटित होती है। तो ये हो गया सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86 में कहा गया है कि सदनों के अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अपना अधिकार है। अनुच्छेद 87 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। तो जैसे भारत के राष्ट्रपति के पास सभी कार्यकारी शक्तियां निहित होती है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में होती है, लेकिन सभी कार्यकारी जो भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो अनुच्छेद 87 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण 2 स्थितियों में होगा।
जब राष्ट्रपति विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित करे। यह मुख्यतः कब होता है? प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र की शुरुआत होने पर और निचले सदन की पहली बार बैठक पर। तो राष्ट्रपति क्या करता है? प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में, जब चुनाव होगा और पहले सत्र की शुरुआत होती है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करता है। तो ये दो मतलब प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र की शुरुआत होने पर और निचले सदन की पहली बार बैठक होने पर, निचली सदन मतलब लोकसभा, तो राष्ट्रपति दोनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संबोधित करता है। यह मुख्यतः राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं वाले और आने वाले वर्ष योजनाओं का विवरण उल्लेख होता है। मतलब राष्ट्रपति जो अभिभाषण देता है उसमें सरकार की जो नीतिगत, सरकार क्या आगे करने वाली, क्या योजनाएं लाने वाली है, योजनाओं से देश का कैसे विकास संभव है, उन्हीं सबको राष्ट्रपति अभिभाषण में पढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 88। इसमें कहा गया कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के कुछ अपने अधिकार दिए गए हैं कि क्या मंत्री के अधिकार हैं, क्या महान्यायवादी के अधिकार हैं। तो ये मैप मैंने इसलिए किया क्योंकि जैसे भारत के जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो है, तो अलग अलग राज्यों का, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों का अलग अलग सीटें निर्धारित है। जैसे लोकसभा में मैंने बताया 545 है, राज्यसभा में टोटल 245 है, जिसमें 239 राज्यों से 4 जो होते केंद्र शासित या संघ राज्य क्षेत्र। तो ये हमने आपको पीछे बता ही दिया। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में संसद अर्थात अनुच्छेद 79 से 88 तक अध्ययन किया। इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।